हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम क्लास 12 आरबीएससी हिंदी मीडियम के लिए केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है उप सहसंयोजक यौगिक और बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको जहां भी कहीं प्रॉब्लम आती है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में बताकर आप जरूर हमसे आपकी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले डेफिनेशन आती है योगात्मक यौगिक की। अब आप पूछोगे सर, उप सहसंयोजक यौगिक पढ़ रहे हैं तो योगात्मक यौगिक पढ़ने की जरूरत कहाँ है? दोस्तों, जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं ये योगात्मक यौगिक का ही हिस्सा है और अब ये आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें दो या दो से अधिक स्थायी यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में हम मिला दें। दोस्तों, दो या दो से अधिक यौगिक होंगे, वो स्थायी यौगिक होंगे और उन्हें हम एक निश्चित अनुपात में आपस में मिला दें। उससे क्या होगा? एक बड़ा अणु बन जाएगा और जो बड़ा अणु बनेगा दोस्तों उसे हम नाम देंगे योगात्मक यौगिक। तो बिल्कुल डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ये योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं और जो सबसे पहले आता है वो है द्विक लवण। द्विक लवण पहला है दोस्तों। और ये क्या होता है? देखिए, ये तो हमें पता चल ही गया, योगात्मक यौगिक का ही एक प्रकार है जो ठोस अवस्था में तो दोस्तों स्थायी होगा, लेकिन बात करें दोस्तों, ये ठोस अवस्था में तो स्थायी है लेकिन इसका पूर्ण आयनन संभव है। यानी कि अगर हम इसको विलयन की अवस्था में लेकर आते हैं तो दोस्तों ये स्थायी नहीं रह पाता और इसका आयनन हो जाता है। आयनन का मतलब दोस्तों ये आयनों में टूट जाता है। यानी कि अर्थात इनमें उपस्थित प्रत्येक अवयवी आयन स्वतंत्र रूप से गुणधर्म प्रदर्शित करता है। यानी कि जितने आयन होंगे दोस्तों वो अलग अलग बट जाएंगे और अपने अलग अलग गुणधर्मों को दर्शाएंगे। देखिए दोस्तों, इसे हम इसके एग्जाम्पलों से समझ सकते हैं। द्विक लवण का एक उदाहरण है दोस्तों फिटकरी, और दूसरा मोर लवण या मोहर लवण भी दोस्तों इसको इस नाम से भी जानते हैं, मोहर लवण। ठीक है, तो फिटकरी का सूत्र आप सभी को पता होगा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 H2O आता है। ये है दोस्तों फिटकरी यानी एलम। एलम भी इसी का नाम है दोस्तों, इसका सूत्र। तो दोस्तों क्या होगा, जब हम इसको द्रव अवस्था में विलयन की अवस्था में लेकर आएंगे तो विलयन की अवस्था में दोस्तों ये सभी आयनों में विभाजित हो जाएगा। जैसे पोटेशियम K+ में टूट गया दोस्तों, सल्फेट SO4 में टूट गया, एल्यूमिनियम Al3+ में, ऐसे सल्फेट दोस्तों SO4 2-, और जो जल होता है दोस्तों ये उदासीन होगा, H2O के रूप में टूट जाएगा। तो इस प्रकार हमें पता चला दोस्तों इसके सभी आयन अलग अलग हो चुके हैं और ये क्या होगा दोस्तों, ये कहलाएगा द्विक लवण। ऐसे ही दोस्तों मोहर लवण की बात कर रहे हैं, इसका सूत्र है फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दोनों का मिश्रण है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। ये है दोस्तों मोर लवण या मोहर लवण। तो इसमें भी दोस्तों इसी प्रकार से आयनों में विभाजित हो जाएगा। देखिए आप Fe2+ SO4 2- NH4+, ऐसे दोस्तों सल्फेट टूट गया SO4 में और ये जल का अणु। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने आयनों को संतुलित नहीं किया है, सिर्फ आपको ये बताया गया है कि ये जो लवण होता है दोस्तों ये आयनों में विभाजित हो जाता है। अब जो दूसरा आता है दोस्तों वो होता है हमारा उप सहसंयोजक यौगिक। पहला था दोस्तों द्विक लवण, दूसरा है उप सहसंयोजक यौगिक। देखिए दोस्तों, ऐसे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था और विलयन अवस्था दोनों में ही स्थायी होते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि विलयन की अवस्था में इनका आयनन नहीं होता है। आयनन का मतलब दोस्तों वो अस्थायी हो जाता, लेकिन ये स्थायी है यानी कि इसमें आयनन संभव नहीं है। तो यही लिखा हुआ है दोस्तों आगे, इनका पूर्ण आयनन संभव नहीं होता। यानी कि आयननों में टूटते तो हैं दोस्तों लेकिन सारे के सारे आयन अलग नहीं होते। देखिए आपको नीचे बताते हैं, अर्थात इनमें उपस्थित प्रत्येक अवयवी आयन स्वतंत्र रूप से गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। कुछ दर्शा सकते हैं लेकिन सभी नहीं दर्शाएंगे। कैसे? देखिए इसका एक एग्जांपल हमने लिया K4FeCN6। दोस्तों इसका नाम क्या है, नाम कैसे रखा जाएगा वो हम सब आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इतना जानेंगे कि किस प्रकार से ये आयनों में टूट रहा है। तो देखिए ये जो K4 है दोस्तों ये तो K+ आयन में टूट गया और ये दूसरा जो पार्ट था दोस्तों हमारे बड़े ब्रैकेट के अंदर ये पूरा का पूरा एक आयन में टूट गया। अगर दोस्तों ये द्विक लवण होता तो यहाँ Fe भी अलग टूटता और Cn भी अलग दूसरे पार्ट में या दूसरे आयन में टूट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये उप सहसंयोजक यौगिक के अंतर्गत आता है क्योंकि इसका पूर्ण आयन नहीं हुआ, इसका पूर्ण आयनन यहां नहीं हुआ है।
ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं इन्हें ही हम संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं। यानी उप सहसंयोजक यौगिकों का दूसरा नाम है संकुल यौगिक। दोस्तों इनके अंदर क्या विशेषता होती है कि दाता परमाणु होता है और दूसरा दोस्तों आयन ग्राही परमाणु या होता है। यानी कि दो परमाणु होंगे दोस्तों, एक परमाणु को त्यागेगा और एक ग्रहण करेगा। तो दो प्रकार के परमाणु या आयन दोनों ही हो सकते हैं दोस्तों, उनके मध्य एक बंध पाया जाएगा जो कौन से प्रकार का होगा, उप सहसंयोजक बंध होगा। इसीलिए इन यौगिकों को क्या नाम दिया गया है, उप सहसंयोजक यौगिक। तो बेसिकली पूरी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये योगात्मक यौगिक होते हैं जो ठोस और विलयन दोनों ही अवस्थाओं में स्थायी होते हैं। यानी कि दोस्तों इनमें क्या होता है, इनका पूर्ण आयनन संभव नहीं है और इनमें एक जो दाता परमाणु या आयन होता है वो ग्राही परमाणु या आयन के साथ में उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। तो ये हुई दोस्तों उप सहसंयोजक यौगिक की डेफिनेशन। और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, संकुल यौगिकों के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ संकुल यौगिकों से संबंधित परिभाषाएं यहां आएंगी जो हमें बार बार चैप्टर में देखने को मिलेगी, इन्हें हम यही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आती है दोस्तों केंद्रीय धातु आयन या परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु भी कह सकते हो, केंद्रीय धातु आयन भी कह सकते हो, वो डिपेंड करेगा दोस्तों हमारा यौगिक कौन सा है। कई में आयन और कई में परमाणु उपयोग में आएंगे। देखिए दोस्तों इनके अंदर क्या होगा, जब भी हम इस प्रकार के उप सहसंयोजक यौगिकों को पढ़ेंगे तो एक हमें बड़ा ब्रैकेट मिलेगा, बड़ा कोष्ठक मिलेगा और इसके अंदर जो उपस्थित होंगे दोस्तों वह धातु आयन या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह के साथ, यानी कि दोस्तों वो कोई सा भी धातु आयन या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह के साथ में उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। दोस्तों कोई भी ऐसी धातु या आयन, देखिए धातु परमाणु या आयन के रूप में होगा, वो बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा और इलेक्ट्रॉन दाता समूह के साथ में उप सहसंयोजक बंध से जुड़ा होगा। तो दोस्तों उससे ही हम केंद्रीय धातु आयन या परमाणु कहेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, बड़े ब्रैकेट में मिलेगा। दूसरी बात क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन दाता समूह के साथ उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्राही के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह के साथ में उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा केंद्रीय धातु आयन या परमाणु। जो सेकंड डेफिनेशन आती है दोस्तों वो आती है लिगेंड की, कि लिगेंड क्या होता है। देखिए दोस्तों ये जो लिगेंड होता है ये भी बड़े ब्रैकेट के अंदर ही मिलेगा। इसी में उपस्थित होगा वह अणु या आयन होगा जिन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि लोन पेयर, दोस्तों इसको इंग्लिश में कहा जाता है लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या ऋणायन पाया जाता है। दोस्तों बड़े ब्रैकेट में पाए जाने वाला वो अणु या आयन जिस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या ऋणायन पाया जाता है उसे हम लिगेंड के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, लिगेंड अपने आप में ऋणायन होगा। क्यों, क्योंकि उस पर ऋणायन पाया जाएगा या एकाकी इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन होगा वह ऋणायन ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये समूह केंद्रीय धातु आयन या परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होगी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी केंद्रीय धातु परमाणु के पास में। तो ये लिगेंड क्या करेंगे, ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो इस प्रकार से लिगेंड ने तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और केंद्रीय धातु परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और इस प्रकार इनके मध्य एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। इसलिए हम इन यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों जो ये लिगेंड है इनके वर्गीकरण की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर अलग अलग होंगे। जैसे एक दंतुर लिगेंड की बात करते हैं, नाम से पता चला होगा दोस्तों एक दंतुर लिगेंड, यानी ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे दोस्तों, एक ही होंगे। दोस्तों जिनमें दाता परमाणु सिर्फ और सिर्फ एक ही होंगे। कुछ आपको नाम बता रहे हैं, इन्हें आप बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे NH3 है दोस्तों, इसका नाम है एमीन। दोस्तों NH3 है, इसको एमीन
आधा में आएगा दोस्तों एमीन है इसका नाम, और नाइट्रोजन पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गए दोस्तों, और दोनों इलेक्ट्रॉनों को हमने नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ दर्शा दिया है। तो इस प्रकार से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा है, एक लोन पेयर इसके ऊपर बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसका नाम है एमीन। इसी प्रकार देखिए दोस्तों H2O में देखिए दोस्तों टोटल हाइड्रोक्सी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे आपको ऑक्सीजन के ऊपर। इसे नाम देंगे दोस्तों हम एक्वा। देखिए दोस्तों यहाँ केवल अकेला ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ एमीन में दोस्तों अकेला नाइट्रोजन परमाणु था। ऐसे दोस्तों क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रोक्सो, आयोडो, यहाँ हाइड्रोक्सो में दोस्तों ऑक्सीजन है परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ऐसे दोस्तों NO2 नाइट्रो होगा, नाइट्रोजन होगा यहाँ माइनस वाला। ठीक है, CN दोस्तों इससे साइनो कहेंगे, यहाँ कार्बन होगा, और NC का मतलब दोस्तों ये आइसोसाइनो होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों CN होगा तो साइनो यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जबकि NC में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ऐसे दोस्तों ये NO2 लिखा था, यहाँ ONO है तो पार्ट वही NO2 अगर मिला के देखा जाए तो, लेकिन दोस्तों यहाँ क्या था, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसका नाम होगा दोस्तों नाइट्रोसो। ऐसे दोस्तों SO4 इसे कहेंगे हम सल्फेटो NH2 एमिडो। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अलग अलग समूह हमने आपको बताए, ये सभी दोस्तों एक दंतुर लिगेंड के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों अब बात आती है द्विदंतुर लिगेंड की। अब नाम से पता चल गया होगा जिनमें दाता परमाणु कितने होंगे, इनकी संख्या होंगी दोस्तों 2। देखिए जैसा पहला एग्जांपल है हमारे सामने ये रहा। ठीक है, तो यहां देखिए दोस्तों एक CH2 ये रहा और दोनों के साथ में NH2 समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, यानी कि NH2 फिर यहाँ CH2 जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ CH2 जुड़ा हुआ है, फिर NH2 जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, 2 ऐसे समूह है हमारे पास में। ठीक है, एक तो NH2 का नाइट्रोजन और इस NH2 का दूसरा नाइट्रोजन, यानी 2 अलग अलग परमाणु हो गए, एक नाइट्रोजन अलग है, दूसरा नाइट्रोजन अलग है। तो 2 समूह पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको द्विदंतुर कहेंगे। और दोस्तों इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन। ठीक है दोस्तों, एथिलीन डाई एमीन। अब देखिए इसका नाम कैसे रखोगे दोस्तों, वो भी ध्यान रखिएगा कि देखिए ये जो CH2 का समूह है दोस्तों, इस जोड़े को क्या नाम देंगे हम, एथिलीन। इसका नाम क्या है दोस्तों, एथिलीन। और NH2 है दोस्तों एमीन, ये कितने हैं, 2 है, इसलिए इसको नाम दिया हमने डाई एमीन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, एथिलीन डाई एमीन, जिसको शॉर्टकट में दोस्तों EN से लिखा जाएगा। ऐसे देखिए दोस्तों COO ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसका नाम होगा ऑक्सीलेटो या OX से इसको शॉर्टकट में लिखेंगे। जहां एक ऑक्सीजन परमाणु ये रहा और दूसरा ऑक्सीजन परमाणु ये रहा, तो 2 ऑक्सीजन अलग अलग परमाणु है दोस्तों, इसलिए ये द्विदंतुर में आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों तीसरा समूह आपको दिख रहा होगा ग्लाइसिनेटो, GLY, ग्लाइसिनेटो GLY शॉर्टकट में लिखा जाएगा। दोस्तों CH2 समूह से 2 समूह जुड़े हुए हैं, एक NH2 और एक COO। तो दोस्तों एक एमीन और एक ऑक्सीलेटो वाला समूह यानी COO कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका नाम होगा दोस्तों ग्लाइसिनेटो। इसमें दोस्तों एक तो नाइट्रोजन हो गया और दूसरा ये ऑक्सीजन हो गया, तो 2 अलग अलग परमाणु इसमें भी है। तो ये हो गया दोस्तों द्विदंतुर के अंतर्गत। अब तीसरा आ रहा है दोस्तों त्रिदंतुर लिगेंड। समझ में आ गया होगा, 3 दाता परमाणु होंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल ये रहा हमारे सामने। सबसे पहले NH2 आया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले NH2 आया, फिर CH2 फिर NH, फिर CH2 फिर NH। दोस्तों इसे एक सीधी लाइन में भी बना सकते थे, मैंने थोड़ा इसको यहां से घुमा दिया, एक ही बात है। अब देखिए इसका नाम कैसे रखेंगे हम, यहां देखिए CH2 समूह को दोस्तों हमने क्या नाम दिया था, एथिलीन। तो एक और CH2 समूह पाया जा रहा है एथिलीन, तो एथिलीन कितने हो गए दोस्तों, 2 हो गए, इसलिए डाई एथिलीन। और NH समूह कितने हो गए दोस्तों, ये NH2 NH ये 3 एमीन हो गए, तो ट्राई एमीन इसका नाम हो गया। इसमें देखिएगा आप भाई, एक तो ये नाइट्रोजन, दूसरा ये नाइट्रोजन और तीसरा ये नाइट्रोजन, तो 3 नाइट्रोजन परमाणु है दोस्तों, इसलिए इसको हम कहेंगे त्रिदंतुर लिगेंड। अब आता है दोस्तों चतुर्दंतुर लिगेंड। समझ गए होंगे, दाता परमाणु कितने होंगे, 4 होंगे। उसी सीरीज को हमने आगे बढ़ा दिया दोस्तों, NH2 CH2 फिर NH, फिर CH2 फिर NH। इसी प्रकार दोस्तों CH2 और ये NH2, जहां एंडिंग होगी दोस्तों वहां NH2 लगा देना और बीच में बिल्कुल NH ही समूह आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां भी आपको देखने को मिल गया होगा 1 2 3 4,
तो टोटल 4 नाइट्रोजन परमाणु है, तो ये हो गया दोस्तों चतुर्दंतुर लिगेंड। और इसका नाम क्या होगा, देखिए एथिलीन समूह कितने हैं, 1 2 और 3, तो ये हो गया दोस्तों ट्राई एथिलीन। और एमीन कितने थे दोस्तों, 4, तो 4 को लिखेंगे हम टेट्रा एमीन। ठीक है दोस्तों, अब आता है पंचदंतुर लिगेंड। अगला आता है दोस्तों पंचदंतुर लिगेंड। ऐसे परमाणु जिनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों। यह हमने क्या किया, स्टार्टिंग की दोस्तों, देखिए ये CH2 यानी एमीन समूह लिया, यह NH2 लगाया, NH लगाया दोस्तों, सीरीज को आगे बढ़ाना है, और ये CH2 COO समूह आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ NH था, एक H हटा करके हमने इसमें एक समूह और जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार 2 समूह हमने जोड़ दिए, CH2 COO और एक दोस्तों यहाँ CH2 COO। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, देखो एक तो एथिलीन समूह लिया दोस्तों, तो एथिलीन आ गया। नाइट्रोजन वाले यानी NH दोस्तों 2 है, तो डाई एमीन हो गया। और ये दोस्तों 3 समूह आ गए एसीटेट के। ठीक है दोस्तों, CH3 COOH ये एसीटेट होता है, तो ये 3 हो गए दोस्तों, 1 2 3, 3 समूह आए इसके, तो ये हो गया ट्राई एसीटेट। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, EDTA। क्या है दोस्तों, एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेट। ठीक है दोस्तों, एथिलीन डाई एमीन, और T से ट्राई और A से एसीटेट, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अच्छा दोस्तों, एक चीज बताना भूल गए, इसमें 3 माइनस की संख्या टोटल, इसलिए दोस्तों 3 माइनस इस पर दर्शाया गया है। ये 3 माइनस क्यों दर्शाया गया है दोस्तों, क्योंकि टोटल 3 माइनस इसमें दर्शाए गए हैं। और समूह कितने हो गए दोस्तों, देखो 3 तो माइनस वाले ये ऑक्सीजन, और चौथा ये रहा, और 5वां ये रहा, तो टोटल पंचतंतुर लिगेंड हो गया। जहां माइनस आएगा दोस्तों वो काउंट होगा, और जहां इलेक्ट्रॉन आएंगे वो भी इसमें काउंट होगा। ऐसे दोस्तों षडदंतुक लिगेंड आएगा जिसमें दाता परमाणु होंगे 6। ठीक है दोस्तों, अब जो नाइट्रोजन लास्ट में दोस्तों NH लिखा था हमने पंचतंतुर में, वहां एक H को हटा करके हमने एक और एसीटेट समूह जोड़ दिया, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, CH2 का मतलब ये तो हो गया दोस्तों एथिलीन। 2 नाइट्रोजन वाले समूह है तो डायमीन, और बाकी दोस्तों 4 क्या हो गए यहाँ एसीटेट, तो टेट्रा एसीटेट। तो EDTA दोस्तों ये भी EDTA है, क्योंकि देखो ट्राई या टेट्रा दोनों में T ही यूज आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ -4 दर्शाया जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल माइनस की संख्या 4 है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे आप अगर इसी प्रकार की क्लासेस चाहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा। आपको बिल्कुल प्रॉपर नोट्स वाइज इसी तरीके से हम क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपका प्यार बना रहा दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।